प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। पढ़ाई आपने अपनी शुरू कर दी होगी। वैसे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो गर्मी की छुट्टियों में भी अपना मैथ या कि अन्य सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं। पूरी आशा है आप उन्हीं में से होंगे, तो मस्त होकर पढ़ते रहें। आप अगर कंटिन्यूटी रखते हैं अपने स्टडी में तो सब चीज़ें प्रॉपर हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आइए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 में पहुंच गया हूं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और कहें तो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं पहुंच गया हूं क्वेश्चन नंबर 5 में। आप पढ़िएगा। मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा कि अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन के फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आधा। तो प्लीज आप क्वेश्चन से ये समझने का प्रयास करें कि फिगर कैसे बनता है। लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप पढ़ें, प्लीज रीड करें, तो लिखा है A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। ये ग्राउंड है मेरे भाई, ये चलो ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर ये हाइट तो ये होगी भाई, हाइट तो परपेंडिकुलर होती है, सीधी सी बात, ठीक है। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। ये 60 मीटर हाइट हो गई भाई, ए बी, ये 60 मीटर। यहाँ पर एक काइट उड़ रही, ठीक है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। ग्राउंड के एक पॉइंट से काइट का स्ट्रिंग माने धागा टाइट बंधा हुआ है वो पॉइंट से, राइट। और फिर आगे कहता है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड और काइट का जो स्ट्रिंग है उसके बीच जो झुकाव है, जो एंगल है, वो क्या है भाई? 60 डिग्री, ठीक। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये लेंथ है स्ट्रिंग, धागे की, डोरी की। Assuming that there is no slack in the string। ये मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें स्लैक नहीं है, इसमें ढीलापन नहीं है, फोल्ड नहीं है, ये एकदम टाइट है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लेट्स अज्यूम, सॉल्व हम करेंगे, सॉल्व, लेट्स अज्यूम the string of the kite is AC and height of the kite काइट की हाइट नहीं, हाइट ऑफ द काइट माने काइट की हाइट नहीं, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द काइट से यहाँ मतलब है अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव, ठीक है। तो इससे ये नहीं समझना है कि हाइट ऑफ द काइट है ना। ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर। आप ऐसा लिख सकते हैं कि काइट इज फ्लाइंग एट हाइट, नहीं, ये वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं कि काइट इज फ्लाइंग, काइट इज फ्लाइंग, काइट इज फ्लाइंग at height AB is equal to
60 मीटर। ठीक है, फिर कहता है कि द इंक्लेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड, यहां लिख लें द इंक्लिनेशन, द inclination the inclination of the string with the ground एंगल इंक्लिनेशन झुकाव एंगल ए से बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्रायंगल हमको फाइंड क्या करना है भाई, हमको स्ट्रिंग की ही लेंथ फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये क्या है, एक्यूट एंगल है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन ए सी इजकल टू साइन 60 डिग्री, बस यही समझना है। इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो अगर इस एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इजकल टू साइन 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर दिया है 60 मीटर अपॉन AC स्ट्रिंग है काइट की, वही फाइंड करना है, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3AC इजकल टू 60 इंटू 2, राइट। तो AC इजकल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। अब अगर हम ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करें, एनी रेशनलाइजेशन करें, तो क्या हो जाएगा भाई, AC इजकल टू 120 √3 अपॉन 3। 60 दूना 120, √3 है, √3 का 3, तो 3 4 जा डिवाइड हुआ, तो कितना आ गया, AC इजकल टू 40 √3। अब इसमें क्या दिया है, मीटर दिया है, यूनिट देख लेते हैं, यस मीटर दिया है। तो आपका आंसर हो गया, आंसर आपका हो गया मेरे भाई 40 √3 मीटर, ये आपका हो गया आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे, ठीक है। मैंने कहा सिर्फ चित्र बनाने की देर होती है, बाकी ये क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है, सिर्फ फिगर बनाने की देरी थी, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, प्लीज आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करिएगा, फिगर के बारे में सोचिएगा। मुझे लगता है अब आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको मैं समझा चुका हूं। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। 30 मीटर एक टॉल बिल्डिंग है, लो भैया ये 30 मीटर हमने बना दिया। लेट्स अज्यूम a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग AB, ठीक है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 degree to 60 degree as he walked toward the building।
फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। कहता है कि 1.5 मीटर, लेट्स ये 1.5 मीटर टाल एक बॉय है, ठीक है। ये ए बी हम मान लेते हैं, ये सी और डी, सी डी इज हाइट ऑफ ए बॉय, ओके। सी डी ये कुछ दूर तक चल के यहाँ आता है, तब इसका बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है। जैसे ये बिल्डिंग के पास जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका इंक्रीज होता है। इसकी आंख से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 था, लेकिन जैसे ये कुछ दूर चला तो ये सी डैश डी डैश पॉइंट पर पहुंचा, तब इसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इंक्रीज हो करके 60 डिग्री हो, ठीक है। और इसको ई मान लें, ए बी सी डी ई, ये सी डैश ये डी डैश। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टावर की बिल्डिंग की ओर उस बच्चे ने कितना वॉक किया, कितना वो बिल्डिंग की ओर गया। कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, सी डेड डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ बॉय इज सी डैश, सी डैश हमें फाइंड करना है। पहले ये बॉय यहाँ पर खड़ा था, यहाँ से वो इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था, तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। वह बिल्डिंग के कुछ और जाकर फिर जब टॉप को देखा तो इंक्रीज हुआ, एंगल बढ़ा तो 60 डिग्री हुआ। क्वेश्चन ये कहता है कि वो कितना दूर चला, तो चला सी डैश डिस्टेंस, इसी को हमें फाइंड करना है, राइट। तो ये सी डैश डी डैश के बराबर है मेरे भाई। और आप देखें तो सी डैश डी डैश बी ई ये इक्वल है, लेकिन अब जब ये इक्वल है तो आपको ये भी समझ में आता होगा कि 1.5 मीटर ये भी है क्या, बी ई, ठीक है। सी डी, सी डैश डी डैश बी ई, ये तीनों इक्वल है, और ये 1.5 है तो ये भी 1. ये कुल डिस्टेंस कितना है, हाइट कितनी है, 30 मीटर है। तो 30 मीटर में जब हम घटा देंगे 1.5 तो कुछ बदल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ हम मान लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो हम मान लेंगे, लेट्स एज्यूम ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर इज अ बिल्डिंग, ठीक है। height of the boys, height of the boys is CD is equal to 1.5 meter. Then according to question and यहाँ लेट्स अज्यूम ए बी इजकल टू 30 मीटर इज अ बिल्डिंग। ए बी हमने माना कि बिल्डिंग की हाइट ए बी है जो 30 मीटर दी है,
हमने जो लेट्स अज्यूम किया वो ए बी एज्यूम किया, यद्यप ए बी बिल्डिंग है तो उसकी हाइट 30 मीटर दी गई है। हाइट ऑफ द बॉयज इज सी डी इजकल टू 1.5 मीटर दी गई है। ठीक है, अब क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ elevation, the angle of elevation from was I to the top of building building A, बिल्डिंग का टॉप ए है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम वाइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए, द टॉप ऑफ building A is angle ADE. ADE is equal to 30 degree, and after walking toward building angle AD dash E, AD dash E is equal to 60 डिग्री। ठीक है, नाउ AB is equal to, now according to question, यहाँ लिख दें, now according to question, now according to question, AB is equal to, according to figure, according to question, AB is equal to AE plus BE, AE plus BE। मेरे भाई AB कितना है, 30 मीटर है, AE हमें फाइंड करना है, B कितना है, 1.5 मीटर है, तो 30 माइनस 1.5 इजकल टू AE, तो 28.5 इजकल टू AE। ठीक है, बट सिंस यहाँ ए जो हमने लिखा ना, बी 1 पॉइंट, तो यहाँ लिख देंगे सिंस क्या, डी सी इजकल टू डी डैश सी डैश इजकल टू बी ई, इसलिए हमने बी इजकल टू 1.5 लिख लिया है। ठीक है, अब देखें, ये ए हमें मिल गया 28.5 मीटर, ये ए हमको मिल गया 28.5 मीटर। कैसे, ये कुल था 30, इसमें 1.5 हमने घटा दिया, ए आ गया। ठीक है, अब ये और ये हाइट हमको मिल जाए, ठीक है, तो पहले हम इस ट्रायंगल को लेके चलें, ठीक, फिर छोटे वाले ट्रायंगल को लेके चलें, चाहे पहले इस एंगल को लेके चलें, इस एंगल को लेके चले, सॉरी,
AED को लेके चले या राइट एंगल ट्रायंगल AED को लेके चले, ठीक है। तो यहां हम मान लेते हैं, लेट्स वैसे कोई जरूरी नहीं है कि आप माने चाहे ना माने, हम चलते हैं किसको लेके, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल AED, AED प्लीज ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये 90 है, यहाँ पर भी 90 है, AE और D को हम लेके चल रहे हैं इस ट्रायंगल को, ठीक है, AED को लेकर चल रहे हैं। तो AE परपेंडिकुलर है, ED बेस है, तो हम क्या लिखेंगे, AE अपॉन DE इज इक्वल टू tan 30 डिग्री भाई, चूंकि परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर ये बेस, tan 30 डिग्री, राइट। ए कितना है, ए है 28.5 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, ठीक है। तो डी आपको मिल गया, डी आपको मिल गया, डी इज इक्वल टू 28.5 √3। अभी इतना आपको आ गया, आपको डी आ गया। अब डी डैश ई डैश मिल जाए तो डी में डी डैश ई डैश घटा देंगे तो डी डैश आ जाएगा, यानी कितना यहाँ से यहाँ तक कितना चला हमको ये फाइंड करना है। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, AED डैश, AED डैश, तो हम क्या करेंगे, AE अपॉन D डैश E इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, मेरे भाई तो tan 60 डिग्री आ गया। A क्या है 28.5 अपॉन D डैश E इज इक्वल टू क्या, √3, tan 60 डिग्री √3 होता है, √3 अपॉन 1 हमने कर लिया। अब अगर हम इसको उधर जाने दें, इसको इधर कैसे भी कर लें, तो क्या हो गया, अब आप सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा D डैश E इज इक्वल टू क्या 28.5 अपॉन √3, ठीक है। अगर इसको हम रेशनलाइज कर लें, √3 अपॉन √3 कर लें भाई, तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, D डैश E इज इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3, ये 3 से कट जाएगा, 3 9 जा 27.35 जा, ठीक। तो ये हो गया, तो कुल मिला के आपका क्या है, D डैश E इज इक्वल टू 9.5 √3, ध्यान दीजिएगा यहाँ ये आ गया, बट वो चला कितना, D डैश चला यहाँ से यहाँ तक, हमको DE मिल गया और D डैश E मिल गया, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, हम ऐसा लिखेंगे, आप समझिएगा, D डैश E हमको जरूरत है, D डैश इज इक्वल टू DE माइनस D डैश E, D डैश E, फिगर से समझें, ये बॉयज, ये DC बॉयज की जो हाइट थी वो इतना चला बिल्डिंग की ओर, कितना, C डैश कहें चाहे D डैश कहें, यही हमको डिस्टेंस फाइंड करना है।
तो डी ई में हम डी डैश ई घटा देंगे तो डी डी डैश आ जाएगा, वही मैंने लिखा है यहाँ डी डी डैश डी डी डैश जो डिस्टेंस है वो उस बॉय द्वारा बिल्डिंग की ओर चली हुई डिस्टेंस है। डी कितना है भैया 28.5 √3 माइनस डी डैश ई कितना आया, डी डैश ई ये आया डी डैश ई 9.5 √3 कॉमन ले लें तो 28.5 में 9 पॉइंट घटेगा तो सीधा सा डी डी डैश इजकल टू घटा दो यार, तो 18 में 9 गए 9 19 आ गया, √3 आ गया, मीटर आ गया, ये आंसर आ गया भाई। और आपके समझ में आ गया भाई, नहीं आया समझ में तो बताएं भाई, ठीक। 19 1 20 8 28 10 किया क्या 28.5 √3 में 9.5 √3 घटा दिया तो 19 √3 मीटर वो बॉयज बिल्डिंग की ओर चला। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, फिगर आपके सामने है। मैंने आपसे शुरू में कहा था ये क्वेश्चन नंबर कौन है भाई, शायद मैंने इसमें नंबरिंग नहीं करी, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 6 है, शायद 6 है। फ्रॉम पॉइंट ऑन ग्राउंड 6 नहीं, हाँ 6 है क्वेश्चन नंबर, ये 6 है क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 मैंने लिखा नहीं था, सो सॉरी, ये 6 है क्वेश्चन नंबर 6। भले नहीं लिखा था लेकिन हमने क्वेश्चन को पढ़ा था तो इतना तो आप जानते हैं कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना। 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट मुझे लगता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, प्लीज इसको लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको मिटा देता हूं, फिर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे भाई, मेरी मेहनत को लगता है तब कुछ रंग मिलेगा जब आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि मेरे भाई आपको कितनी मात्रा में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है बिल्कुल आप बताएं और मैं स्वागत करता हूं, मेरी गलती आप बताएं, लेकिन पूरा विश्वास है, इस विश्वास के साथ बताता हूं कि भले आपका मैं शुरू में जो कुछ भी इंग्लिश से लिखता हूं वहाँ कहीं चूक हो सकती है, बट मैथ में चूक नहीं हो सकती है, बट आदमी भी मैं भी हूँ, कहीं चूक सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmitter tower fixed at the top of a 20-meter high building. सबसे पहले तो आप बिल्डिंग ही बना लें मेरे भाई। ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम हमने दे दिया AB, जो 20 मीटर ऊंची। इस पर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है, ऐसा, ठीक है। AB इसको हम P नाम दे देते हैं भाई, PA ट्रांसमिशन टावर है, ये ट्रांसमिशन टावर है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर टावर फिक्स रहते हैं, बिल्डिंग के ऊपर
transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. तो from a point on the ground, the angle of elevation ग्राउंड के एक पॉइंट से, ये भाई ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक पॉइंट सी है, ग्राउंड के एक पॉइंट सी से उस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम, ये बॉटम और ये टॉप, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरे भाई, तो इसको सीधा कर लेते हैं। लो भैया, ठीक। ये बॉटम पर लाइन जा रही है और ये टॉप पर लाइन जा रही है। क्वेश्चन इस तरह से समझना होगा। अंत में कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर के टॉप पर ट्रांसमिशन टावर, बिल्डिंग के टॉप पर ट्रांसमिशन टावर है, तो ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे भाई पहले 45 डिग्री है, लेकिन ट्रांसमिशन टावर के टॉप का ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। पीए ट्रांसमिशन टावर है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम चल रहे हैं, ठीक। तो जब सॉल्व करेंगे भाई तो लिखेंगे कि लेट्स एज्यूम, ठीक है, लेट्स एज्यूम, ठीक है, ए बी इक्वल टू 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। ए बी क्या है, 20 मीटर एक हाई बिल्डिंग, ठीक है। AP is a transmission, AB is a transmission tower, ठीक है। AP is a transmission tower, the angle of elevation, the angle of elevation, the angle of elevation of the bottom of the transmission from the point C on ground is angle ACB. ACB is equal to 45 degree and
and top of the transmission tower angle of elevation angle PCB is equal to 60 degree. Now in right angle triangle, ये सारी चीज मैंने लिखी, लेकिन यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट ये समझना है, पीए ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड करनी है। यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल पीबीसी है और एक क्या है एबीसी, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल है मेरे भाई, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी को लेके चल रहे हैं परपेंडिकुलर 45 के रेस्पेक्ट में, ये परपेंडिकुलर ये बेस, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। देन हम क्या करेंगे, AB 20 मीटर दी है भाई, BC नहीं दी है, इज इक्वल टू 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया, ये 20 मीटर आ गया, ध्यान दीजिएगा BC इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया, ठीक। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल PBC, अब हम PBC के पास चल रहे, ठीक है, PBC के पास चल रहे हैं और इसका एंगल कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बेस। तो PBC क्या लिखेंगे, PB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, क्या tan 60 डिग्री। देख लें PA प्लस AB है, PB का है PA प्लस AB है मेरे भाई, अपॉन BC इज इक्वल टू √3, ठीक है। tan 60 डिग्री √3 होता, AB 20 गिवन है भाई, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3BC इज इक्वल टू PA प्लस AB कितना है 20। अब देखिए BC इज इक्वल टू PA प्लस 20 अपॉन √3, √3 नीचे चला गया, PA प्लस 20, AB 20 है, PA फाइंड करना है। अब इधर आ जाए यार, BC की दो वैल्यू आ गई यार, BC इक्वल टू 20 है, BC इक्वल टू ये है, तो इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, यहाँ लिख दें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ध्यान दीजिएगा BC बराबर हम 20 लाए और BC बराबर ये आया, तो B ये इक्वल टू ये लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं, उसमें क्या, तो क्या लिखेंगे PA प्लस 20 अपॉन √3 इक्वल टू 20। एक BC इक्वल टू 20 आया था, एक BC इक्वल टू ये आया, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, PA प्लस 20 इक्वल टू 20 √3, तो PA इक्वल टू 20
3 माइनस 20, दोनों से 20 कॉमन ले लो तो PA इजकल टू 20 कॉमन, तो √3 माइनस 1, दिस इज आंसर। दिख रहा है 20 इंटू √3 माइनस 1 आपका हो गया आंसर। काहे का आंसर? PA क्या है? हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ये आपका हो गया आंसर। PA क्या माने थे? हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। Assume AB is equal to 20 meter height building. APPA is a transmission tower. AP क्या है? PA क्या आ गया? 20 into √3 minus 1 meter. This is a height of the transmission tower. अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा आपसे कैलकुलेशन आना चाहिए था, आना चाहिए ही। क्या कौन क्वेश्चन था? कहाँ चलेंगे हम? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा, ये दो क्वेश्चन बड़े थे, तो मुझे पूरा विश्वास है आपकी ये समझ में आया होगा। अब इसमें आप अगर कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात कहें कि सर ये कैसे हो गया, कैसे आपने बता दी, बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन है सामान्य सा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही। पुनः आपसे कहूँगा कि अगर आपको बात समझ में नहीं आती है कि कैसी आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिए, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिए। बस इतना ही। जय हिंद।